क्योंकि बिहार में अभी अभी तुरंत नियमावली निकली है, आप लोगों को पता है ना। और मैंने आपको बताया कि इस नियमावली के तहत यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। तो भैया आप लोग तैयार रहिए, हम तैयारी कराएंगे आपको अच्छे तरीक़ा से। आप ध्यान दीजिए, मैं बेटर तरीक़ा से आपका तैयारियां कराऊंगा। और दूसरी बात ध्यान से समझे, जो लोग अब की बार सेटिंग से रिजल्ट लाए हैं ना, उनका कल्याण हो जाने वाला है। क्योंकि भाई वो तो कभी पढ़ाई किए थे नहीं, तो जो लोग पढ़ाई करके सीटेट पास किए हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी की बात है कि भाई फिर से एग्ज़ाम लेगा। क्या दिक्कत है भाई, पेडागोजी वाला क्वेश्चन पूछेगा, क्या दिक्कत है। और तैयारियां हम कराएंगे आपको जॉब लगने तक। तो जुड़े रहिए हमसे, जो लोग जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहे, आपको कोई भी दिक्कत परेशानियां नहीं होगी। तो आज का जो पेपर है मैं लेकर के आया हूँ, जो भी 4 जनवरी 2022 का पेपर है दोस्तों, सीटेट का, ठीक है, ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। ईवीएस पेडागोजी को मैं ऑपरेशन करता हूँ। मेरा क्लास का नाम क्या है भाई, आप लोगों को पता है, ऑपरेशन वाली क्लास। कैसी क्लास, ऑपरेशन करेंगे भाई 76 नंबर से। प्रश्न नंबर 61 है, ध्यान से करें। नियमावली आ गई है, ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि भाई यही पढ़ाई आपको जॉब दिलाएगा। सीटेट एग्जाम निकलेगा और इसी एग्जाम के तौर पर आपका अगला एग्जाम होगा। और उस एग्जाम में जब आप सफल हो जाएंगे, आपका जॉब निश्चित है, 100% है कि आपका जॉब लग जाएगा। तो मेरे यहाँ सभी तरह के जॉब के, सभी तरह के नहीं, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, सुन लीजिए, पहले भाषण सुनिए क्योंकि नियमावली आई है। जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं जुड़े रहे, मैं तैयारियां कराऊंगा बेटर तरीका से कि कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। पता है ना दोस्तों किस लिए मारा जाता है, तो मगरमच्छ का जो त्वचा होता है उसके लिए मारा जाता है। भैया आपका उत्तर बी पड़ गया, जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं। अब भाई अगला प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से। बोरा चिपचिपे वाले चावल एक सामान्य किस्म है, यह मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है, बताए। ये जो चावल है वह किस रूप में पाया जाता है, बताए। क्या हो जाएगा, असम। कहाँ का चावल है, असम का चावल है। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने भैया एक किया है उन लोगों का सही जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पूरे ध्यान से करें, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यही तैयारी आपका जॉब लगाएगा। कहता है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखापन से बचाने के लिए उपयोग करती है। आप ही बताइए, अभी का मौसम ऐसा चल रहा है, त्वचा सूखा सूखा पड़ जा रहा है, तो क्या करिएगा जिससे त्वचा आपका मुलायम रहे। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, जिन लोगों ने भैया यहाँ पे बी किया है उन सभी का सही जा रहा है। क्या कीजिएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। क्या हो जाएगा, गुलाब जल, ग्लिसरीन और क्या, नींबू का रस। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रोबिन। बताए, झाड़ी की बात करें कि झाड़ी पर कभी भी लिखा रहे तो कौन सा पक्षी होगा, याद रखें, यही एक ट्रिक है, दूसरा कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। झाड़ी वाला प्रश्न पूछेगा तो सूर्य पक्षी मारिएगा। सूर्य पक्षी का नाम क्या है दोस्तों, सूर्य पक्षी का नाम क्या है, बताएं आप लोग। कमेंट में इसको जरूर बताएं कि सूर्य पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं, जरूर कमेंट में इसको बताएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। पीएनआर क्या होता है, पीएनआर पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, यात्री संख्या रिकॉर्ड। बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, पूरे ध्यान से करें क्लास को। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, तो हम लोग तो भाई क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं ना, तो वहां पे क्या कहते हैं। चलिए उत्तर जिन्होंने किया वलियम्मा, सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थान केरल में है। वालसाड, कोझिकोड, उडुपी, मालखेड़ा।
तो कोझिकोड जो है दोस्तों केरला में है। जिन्होंने बी किया सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ भाई, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हमसे जुड़े हैं घबराए नहीं, जॉब लगने तक हेल्प करूँगा और ये हेल्प जॉब लगा करके छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, है ना, दोस्तों को भी जोड़िए। देखिए टीचर का गुण यही है दोस्त, एक दूसरे को सहयोग करना, ठीक है। चलिए शेयर करिए, आप लोगों का जॉब लगेगा और आप लोग भी राजकर्मी का दर्जा लेंगे, अच्छा वेतन मिलेगा। चलिए गांव का नाम वहां उगने वाला कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा और इस गांव के लोग पेड़ पौधे और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। तो भारत में ये गांव कहाँ है बताइए, खेजड़ी का गांव कहाँ पे है? चलिए राजस्थान की बात हो रही है, यहाँ आपका उत्तर सी पर चला गया। चलिए हाथियों के झुंड का मुखिया बता दीजिए। तो जो सबसे उम्रदराज मादा हाथी होता है ना, वही होता है हाथियों के झुंड का नेताइन, ठीक है। जिन्होंने बी किया सही जा रहे भाई। अब आइए अगले प्रश्न को करिए। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भुनने से, जलाने से। मिट्टी के बर्तन को तो बेक करके क्या होगा दोस्तों, बेक करके मतलब कि कोई भी मिट्टी के बर्तन है उसको बेक करके, थपथपा के बोलते हैं उसको, पीट पीट करके उसको क्या किया जाता है, मजबूत किया जाता है। उसका नाम है बेक करना। गलाना, भुनना और जलाना गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूरे ध्यान से भाई, ध्यान से, क्योंकि अब है ना सेटिंग वाले का होश बिगड़ गया होगा, क्योंकि सेटिंग वाले कभी भी सीटेट की तैयारियां किए नहीं होंगे, आप लोगों को पता है। लेकिन जो सीटेट की तैयारियां किए हैं उसके लिए क्या दिक्कत है भाई, कोई भी एग्जाम ले छोड़िएगा क्या, नहीं छोड़ना है ना। और जब तक हम हैं दिक्कत होगा ही नहीं। कहता क्या है कि पौधे का वह भाग जो दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम का बीज। तो भैया लौंग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दांत का दर्द दूर हो जाएगा, लौंग का तेल लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी कहाँ गया भाई, एक सेकेंड मेरे दोस्तों। हाँ, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम बताना है। बोले तो रोटी बनाने का तरीका बताइए। पहले क्या करते हैं उसके बाद क्या, तो पहले आटे को गूंथते हैं और आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। लोई बनाने के बाद में उसको बेलते हैं और बेलने के बाद आग पर पका लेते हैं और पकाने के बाद छिपा में जाता है, छिपा में के बाद पेट में जाता है, उसके बाद खेत में जाता है। आप लोगों को पता है, जिन्होंने ये किया उन सभी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। देखिए जब भी डांस आप लोग करते होइएगा कोई बारात उरात में, तो मुंह का भाव, हाथ का भाव इधर उधर जो करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। अंदर से निकलता है, बिना मन के आप डांस नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं भावना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करें, मजे से करें। चलिए, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते ये सीखते हैं। कैसे सीखेंगे भाई, जो बोलेगा नहीं, जो सुनेगा नहीं, वो सीखेगा कैसे, तो इशारा से सीखेगा भैया। तो जो इशारा को क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। जिन लोगों ने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग, भैया आप लोग सही है, जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं। फटाफट शेयर करें और आप लोग घबराए नहीं, जॉब लगने तक हम हेल्प करेंगे और जब लगकर आपको जॉब लगा करके छोड़ा जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहे और जो लोग जुड़े हैं अपने दोस्तों को जरूर जुड़े, इससे आपका भी कल्याण होगा, आपके दोस्तों का भी होगा और सहयोग की भावना कर जिनके पास है उनका तो कल्याण निश्चित है भैया, ठीक है। सहयोग किसको करना है, मेरे को करना है भाई, अब मैं तो आपको कर रहा हूँ। चलिए निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है, बोले तो नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना में सबसे अलग कौन है, तो सभी को पता है कि पहाड़ है।
ठीक है, अब आइए पेडागोजी आ गया आपके स्क्रीन पर, पूरे ध्यान से फटाफट और स्पीड में करेंगे। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, बताए। बाल केंद्रित को कौन इंगित करेगा? ऑप्शन दिया है स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। मैंने आपको सिखाया था कि बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ना है, बहुत हिट होता है। रटने को हतोत्साहित करना है, रटना नेगेटिव, हतोत्साहित नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हुआ? पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बुरा लड़का नहीं है, मैंने बुरा भी नेगेटिव और नहीं नेगेटिव, तो आप क्या हो गए? अच्छा हो गए ना। उसी प्रकार से रटने को हतोत्साहित। चलिए, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, माने केवल किताबी ज्ञान में मत ठूसिए बच्चों में, उससे प्रस्थान कीजिए, माने अलग की शिक्षा दीजिए। और यहाँ पे क्या लिखा है? स्कूल घर समुदाय के बीच अस्पष्ट सीमाएं, ये सीमा वाली बात जहर का पुड़िया बोला है, गलत है। तो आपका जो सही जा रहा है ABC, जिन्होंने किया भाई बेटर है। चलिए, पेडागोजी का ऑपरेशन होगा, आप लोगों को शुरुआत में ही बोला मैं, मेरे यहाँ ऑपरेशन वाली क्लास चलता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकता है, बताए। फटाफट करें। तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप टीचर है, बच्चों को क्या करिएगा? प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ तुम सोच सकते हो, कर सकते हो। अगला है कि नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान समय स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियोयों को आकर्षित करना। मेरे दोस्तों, ये भी अच्छी बात है, बच्चा को स्वतंत्रता दीजिए। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना और ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। बहुत अच्छी बात है। निश्चित नेगेटिव है और नहीं नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या बना? मैंने आपको शुरुआत में बोला पॉजिटिव बना। तो आपका ABC सही जा रहा है। यहाँ पे तो भाई D में जहर का पुड़िया दिया हुआ है, एक मात्र लिख करके गलती कर दिया, तो यहाँ आपका उत्तर A पर चला गया। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताएं। मजेदार तरीका से कराऊंगा कभी भी। पर्यावरण के अध्ययन में सबसे बेटर कथन बता दीजिए। इसमें लिखा है कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक पर्यावरण अध्ययन बोले तो EVS का एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, अवधारणा, मुद्दा को एकत्रित करता है। मैंने शुरुआत में बोला कि एकीकृत जो होता है वह EVS के लिए काफी बेटर होता है। बोला था ना भाई, बोला था ना। चलिए, यह विषय कक्षा 1 और 2 में इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। यह भी बात सही है, लेकिन मेरे दोस्तों कौन सा सबसे बेटर जो हो जाएगा? एकीकृत करने वाली बात को मारे, केवल पहला दूसरा क्लास के लिए नहीं मारे, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि EVS की कक्षा में निम्नलिखित में, सुनिए, EVS की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए, बताइए। किसको कम करिएगा? स्वतंत्रता, वाद विवाद को कम करना है क्या? वाद विवाद को कभी कम ना करे, इससे बच्चा सीखता है। ये तो भाई सही बात है। ठीक है, नेगेटिव किसको कम करना है? कम बोले तो नेगेटिव खोजना है। चित्र पठन बहुत अच्छा है, कथा जरूरी है, लेकिन विवरण जो है वह नेगेटिव होता है। और यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा तो हम विवरण को क्या करेंगे? कम करेंगे। जिन्होंने D किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर EVS सिखाने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, बताए। क्या चुनौती है भाई EVS के लिए? परिभाषाएं और जानकारी। ये तो भाई कोई चुनौती नहीं। चुनौती क्या है ये बताइए। चुनौती है कि आप एक टीचर है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुनिए ध्यान से, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं आप, और यहाँ आपका बच्चा सा बैठा हुआ है, लगभग 100 स्टूडेंट है। तो क्या 100 को आप बारी बारी से बोलने का आप अवसर दे सकते हैं? 100 को अगर बारी बारी से बोलने का अगर आप अवसर देते हैं तब तक छुट्टी हो जाएगा। तो ये अवसर देना क्या है? सबसे बड़ा चुनौती है। तो विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर, ये सबसे बड़ा चुनौती है। अगर 100 विद्यार्थियों को आप अवसर देते हैं खुद से व्यक्त करने के लिए कि हाँ तुम अपना नाम बताओ, तुम कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ पे कमी है, क्या जानते हो, तो भाई 100 विद्यार्थी बोलते बोलते तब तक छुट्टी हो जाएगा भाई। तो क्या है ये? चुनौती है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान से करें फटाफट, और आज काफ़ी स्पीड है क्लास, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सी थीम में उपथीम शामिल है, बताएं। थीम में उपथीम कौन सा है?
चलिए, परिवार और दोस्त जो है ना वह थीम में उपथीम का काम करते हैं। जिन लोगों ने ए किया सही जा रहे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या, सुनिए ध्यान से करिए। कहता है ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। कैसे दीजिएगा प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण? तो वर्णन के द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रायोगिक प्रयोगों के द्वारा, सही गलत रूप कभी भी गलत होता है, वो सही नहीं जाता है कभी भी, है ना। तो आपका उत्तर दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 से 3 आपका ऑप्शन सही करना है कूट के हिसाब से। अगर मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 ऑप्शन कहीं बी और सी रहता तो हम उसी को मारते, लेकिन बी और सी इसमें है, बी और सी इसमें है, तो इसमें के साथ में ए को मजबूरी में सही करना पड़ रहा है कूट के वजह से, लेकिन हम लोग इसको सही मानेंगे नहीं मानेंगे, ठीक है। तो मजबूरी में सही करना पड़ेगा आपको कूट के हिसाब से, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, मजा आएगा। यात्रा थीम मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, कैसे सार्थक हो जाएगा? यदि क्या करे, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित कीजिएगा तो ये सार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने एक किया उनका सही जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सुनिएगा कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों के अलावा बोल रहा है, ठीक है। ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ईवीएस के लिए सबसे बेटर क्या है, पर्यावरण के लिए सबसे बेटर क्या है। तो आप सभी को पता है कि पर्यावरण के लिए बेटर है कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाइए। रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश, ये सब गलत होगा। क्या होगा, बच्चों को हम क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे। जिन्होंने एक किया सही जा रहा है। और आप लोग कभी भी इस प्रकार से नंबर दे करके उत्तर दिया करें, इससे लगेगा कि आप कौन से उत्तर आप दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जॉब जब तक नहीं लगती है तब तक हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। सीटेट एग्जाम निकलने के बाद भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आपका जॉब लगेगा। उसके बाद भी आपका एक एग्ज़ाम होगा और वह एग्ज़ाम की तैयारियां भी मैं ही कराऊंगा और बेटर तरीका से पूरे गारंटी के साथ कराऊंगा, ठीक है। चलिए, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे बताएं, कैसे सीखा जा सकता है? भूमिका निर्वाह के द्वारा सिखा देंगे, ठीक है। बच्चों के बीच वास्तविक संवाद करा देंगे, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र भ्रमण तो मैंने अभी बोला कि ईवीएस में सही जाता है, लेकिन गृह कार्य होमवर्क कभी भी सही नहीं किया है आज तक, ना जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग। अगला है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों में शामिल ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक कहानी, कथाएं और वास्तविक घटनाएं को शामिल क्यों किया जाता है ये बताना है। क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। अच्छी बात है, समृद्ध स्रोत तो है ही, क्या है ना। वे विद्यार्थियों और शिक्षक और समुदाय को प्रेरित करता है, ये भी बात सही है। वे हमें अनुभव फिर से देखने और अवसर प्रदान कर सकते हैं जिसे हम परिचित हैं, ये भी बात सही है। शिक्षक के लिए ईवीएस शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बात सुनिए, आसान और क्या जटिल, ये शब्द गलत होते हैं, इसलिए आपका ए, बी और सी सही जा रहा है। पूरे ध्यान से करें। प्रश्न कहता है ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर? सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर और अनौपचारिक सीखने पर। बताए किसको आप मजबूत करिएगा, बताए उत्तर। तो सीखने, मेरी बात मैंने आपको कितना बार बोला कि आपको ऑप्शन कौन सा मारना है? बाल केंद्रित। क्या मारना है दोस्तों? बाल केंद्रित। और के लिए कभी भी लिखा रहे मेरे दोस्तों, वह बच्चा का
बच्चा के लिए बोला जाता है। के लिए वर्ड कहीं भी रहेगा उसको आप मार्क के आइएगा, कभी गलती नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चा के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, तो आपका उत्तर ए पर चला गया, जिन्होंने ए किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न कि राजा एक ईवीएस शिक्षक, मान लीजिए आप एक टीचर है ईवीएस का, एक आकलन उपकरण का प्रयोग करते हैं आप, जो विद्यार्थियों को काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंडों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है क्या चीज का? रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, एक सेकंड दोस्त, हाँ, रूब्रिक्स है, चेकलिस्ट है, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड है, दृष्टांत अभिलेख बोलते हैं उसको, और अवलोकन पत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? रूब्रिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। आप कैसे कहिएगा सर ट्रिक? तो मेरी बात ध्यान से समझिए, इसका एक ट्रिक है, मौखिक और दृश्य तक घटकों को उपलब्ध कराने की बात अगर करता है स्पष्ट रूप से, तो वह आपका रूब्रिक्स करता है। ठीक है, हाँ, एक और चीज, अगला प्रश्न है, पहले कर लीजिए उसके बाद बताते हैं। ईवीएस में आत्म आकलन, बोले तो खुद से आकलन करना है, तो आत्म आकलन जो होता है वह क्या होता है? सीखने के लिए होता है, सीखने के बारे में होता है, उपलब्धि और सीखने के परिणाम और निर्णय के बारे में होता है। लेकिन सीखने का आकलन ये शिक्षक की बात करता है। का वाली बात कहीं भी लिखा रहे, का, वह शिक्षक के लिए होता है। और शिक्षक वाला ऑप्शन मारना है आपको, नहीं मारना है। तो जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, उसके पहले फिर से सुनिए। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सीटेट निकलने के बाद भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जॉब के लिए, जिसकी तैयारियां मैं कराऊंगा पूरे बेटर तरीका से। चलिए, कहता है ईवीएस का सीखना आधारित है किस पर? सरल से जटिल। हाँ, कभी भी सरल से जटिल सीखेंगे भाई, जटिल से सरल नहीं सीखेंगे। स्थानिक से वैश्विक सीखना है, ये उल्टा बोल दिया। ये भी मूर्त से अमूर्त है, लेकिन ये भी उल्टा बोला है। तो सबसे बेटर क्या? सरल से जटिल सीखना। तो दोस्तों आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, लाइक करके जाइए, और अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए, क्योंकि मैं आपको हेल्प काफ़ी बेटर तरीका से करूँगा, मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। 22 मिनट में आपका क्लास खत्म करा दिया दार होगा, और कभी भी मेरे यहाँ धमाकेदार ही होता है, आप सभी को पता है। तो रेगुलर आप लोगों को मैं समय बता देता हूँ कि 7:30 पर क्लास शुरू हो जाता है, और सभी कोई को रेगुलर आना है एकदम समय पर, तभी क्लास आपका बेटर होगा, और आगे भी जॉब लगने तक मैं आपको हेल्प करूँगा। क्वेश्चन कहता है, पूरे ध्यान से कहता है, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी दिया हुआ है कि 2268 किलोमीटर। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटा में तय करता है, तो इन दो शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल जो है वह मीटर प्रति सेकेंड में क्या थी? तो क्या करना है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। मैंने लिख दिया दूरी बटा समय, पूरे ध्यान से करें। और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा, और इसको कटा सटा करके आपको उत्तर बताना है कमेंट में। अभी लाइव कमेंट में नहीं दोस्तों, कमेंट में सभी को उत्तर करना है। याद रखिए क्या उत्तर करना है? 61 नंबर दे करके आपको जवाब बताना है। इस ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो जितना आंसर आता है आंसर कमेंट करे। 61 का आंसर इतना, इस तरह से जरूर कमेंट करें। सभी से मैं एक बोल रहा हूँ, और लास्ट में जरूर बताएं कि आपका 30 में कितना नंबर जा रहा है मेरे यहाँ से। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न। और ये प्रश्न जो है वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से डिस्प्ले मेरा छोटा है, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाता हूँ। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं पूरे मज़ेदार तरीका से। प्रश्न है कि सिलौत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चुनिए। सिलौत के बारे में आप सभी को पता है, डायरेक्ट मैं आंसर पर भी चलूँ तो बेटर है, क्योंकि आप लोग का उत्तर आना शुरू हो गया है। सिलौत भालू के जैसा दिखता है, आप लोगों को पता है। 17 घंटा वो सोता है वृक्ष पर उल्टे लटक करके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सबसे बेटर है, और 40 वर्ष तक जीता है।
पता है ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 1 सेकेंड मेरे दोस्तों, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है आज। हाँ, प्रश्न है, ध्यान से करना है कि जब किसी कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई ऊपर रह जाती है। जैसे कि गिलास लीजिए, उस पर कपड़ा डाल दीजिए और ऊपर से आप दूध को उड़ेलिए उसमें, तो मलाई जो है ना ऊपर रह जाता है। तो मलाई ऊपर रह गया ना, ये पृथक्करण की जो प्रक्रिया हुई उसको क्या कहते हैं। चलिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा 64 का निस्यंदन। बहुत अच्छी बात जिन लोगों ने ये किया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पूरे ध्यान से धैर्य के साथ, एक प्रश्न ये वाला जरूर आएगा आपके एग्जाम में। कहता है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। सुनिएगा, तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी दिया हुआ है 10.7 सेंटीमीटर। तो इन जमीन पर दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी, बस गुना करना है आपको। कितना कितना में, 110 गुने 10.7 में गुना करना है। लेकिन किलोमीटर में बताने के लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। जब भी 1000 से इसको भाग करते हैं तो आपका जो उत्तर पहुंच जाता है 1.777 1.177 किलोमीटर। देख लीजिएगा, अगर आंसर नहीं आता है तो समझिए आंसर गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ दोस्तों, इसके पहले मैं आपको विशेष सूचना मैं फिर से देना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को शामिल करें, क्योंकि ये जो चैनल है ना, मेरा चैनल, ये आपको सीटेट से लेकर के सीटेट के बाद भी एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जॉब लेने वाला एग्ज़ाम, उसका भी तैयारी बेटर तरीका से कराएगा। और मैं कहता हूँ कि आपका निकलेगा मेरे यहाँ से, अगर आप जुड़े हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि 3 राज्य का वह समूह जिसके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी, ये भारत का नक्शा हुआ, तो इधर पड़ता है तमिलनाडु, ये होता है आंध्र प्रदेश, और ये आपका होता है उड़ीसा। यही है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का पड़ोसी राज्य। ठीक है, तो होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कहीं पे है क्या? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यही है आपका उत्तर। जिन लोगों ने सी किया सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए घबराए नहीं, कितना भी एग्जाम ले ले निकलेगा, और पूरे गारंटी के साथ। जब आप अपने मन में बना लीजिएगा और प्रेम से हल करना है क्वेश्चनों को, क्योंकि भाई मेरे यहाँ ना पेडागोजी का 76 नंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाता है कि कैसे करना है इसको, और कभी भी गलती नहीं करेंगे। और एक और बात लिख लीजिए कि जब जॉब सीटेट के बाद एक और एग्जाम देना पड़ेगा तो आपको 75 नंबर का पेडागोजी पूछेगा। कितने नंबर का? 75 नंबर का पेडागोजी पूछने वाला है, जो मैं बताऊंगा आपको बेटर तरीका से। कहता है कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं और इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारा देश में सर्वाधिक जंगल है। तो मैं आपको बताता हूं, ये भारत का नक्शा मैं छोटा सा एक बना देता हूं, कैसे भी बना देता हूं मैं। ठीक है, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, यहाँ पे एमपी है, मध्य प्रदेश है। तो मैं बताऊं कि ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। इधर क्या होता है? पूर्व। तो याद रखिएगा, उत्तर पूर्व दिशा में, इस दिशा में भारत में सबसे अधिक जंगल मिलते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में भारत में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है भैया? जंगल आपको मिल जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो जिन लोगों ने बी किया सही जा रहे हैं, लाइन रास्ते पर है आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और शेयर करते रहे, और अभी तक लाइक नहीं किए ठोक दीजिए, क्योंकि ये चैनल भाई मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि नैया पार लगाएगा आपका। कहता है क्या? सुनिए, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई पूछ रहा है आप लोगों से, क्या करके आइएगा। तो हो जाएगा 8850 मीटर आपका ऊंचाई है। कहीं कहीं देता है लगभग में 8900 मीटर, और कहीं कहीं मैं एक्यूरेट बता देता हूं कि 8845 मीटर उसका रियल ऊंचाई है, लेकिन उसको 50 लगभग मान करके चलता है, 8850 या 8900 देगा। तो बस दूसरा कुछ देगा ही नहीं, याद रखिए जो मैं बता रहा हूँ बेटर बता रहा हूँ। टूटता तारा
टूटता तारा होता है कोई, क्या? तारा, धूमकेतु, उल्का, क्षुद्र ग्रह, क्या होगा? तो टूटता तारा को उल्का पिंड कहते हैं मेरे दोस्तों। जिन्होंने सी किया सही जा रहे हैं, लाइन रस्ते पर है। और कभी भी इस प्रकार से उत्तर दे 69 का सी, क्योंकि भाई किसी किसी का नेटवर्क स्लो है, वो बाद में आंसर आता है और आपको क्या लगेगा ये भाई वो गलत बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं, ये नहीं भाई। इसलिए आप नंबर दे करके उत्तर दिया करें, लाइक जरूर करें। और आपके पास जो भी दोस्त है ना व्हाट्सएप से, जो अभी व्हाट्सएप पर भिड़ा होगा लोग, जो चला रहा होगा, उनको भाई सूचित जरूर करे कि भाई क्लास है यहाँ पे और क्लास को करना है मज़ेदार तरीका से। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। आप लोग को पता है कि खेजड़ी में क्या क्या गुण होते हैं वृक्षों के, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन बोलता है क्या है, यहाँ पे पहले शायद कूट दिया है और कूट को क्या करना है मेरे दोस्तों, कूटना है। तो चलिए कूट देते हैं। चलिए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बात तो सही है। रेगिस्तान में उगेगा तो जल की अधिक आवश्यकता क्या है भाई? यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करके रहता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों, खेजड़ी का ये काम नहीं है, ये ओक का काम है। ओक वृक्ष के तने में क्या होता है, जल एकत्रित रहता है। ये बात गलत लिख रहा है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवा बनाने में होता है और इसकी लकड़ियों में कभी कीट नहीं पकड़ता, ये भी बात सही है। ठीक है, सी गलत गया है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, ये भी सही है। तो केवल आपका जो बहुत कम पत्तियां होती है, ये बात आपका क्या लिख रहा है, क्या सही लिख रहा है क्या? बताइए आप लोग। ये बात आपका गलत है, क्योंकि कम पत्तियां नहीं होती है, आप सभी को पता है ना। तो आपका ए, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, घना घना पत्तियां होता है, पत्तियां अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करना है मजेदार तरीका से। हाँ, किसी क्षेत्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। क्या करना है भाई? तो बोला है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी पड़ती है और हमारा घर मिट्टी के बने होते हैं और घर के दरवाजे बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से पोत कर सुंदर बनाया जाता है। तो घर की छतें जो होती है वो कटरीली झाड़ियों की होती है। तो बताइए मिट्टी का घर कहाँ बनता है? राजस्थान की बात कर रहा है ना भैया। चलिए, जिन्होंने सी किया सही जा रहे हैं आप लोग, है ना। नंबर देकर के उत्तर दिया करे और रेगुलर मेरे दोस्त आप लोग लेट ना करे। रेगुलर 7:30 पर हाजिर हो जाए, क्योंकि अब शिक्षक बनना भाई आसान नहीं रहा। लगभग 5 एग्जाम से गुजरना पड़ता है। ठीक है, चलिए, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। क्या है भैया कि मैं जिस शहर से आया हूँ वहाँ अधिक लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं। तो बताइए कि भाई सरसों के तेल में कहाँ के लोग मछली खाते हैं, और नारियल के तेल में बता दीजिएगा आप लोग कहाँ के लोग खाते हैं। तो सरसों के तेल में कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं, और नारियल के तेल में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट जरूर देखूंगा और लाइक करूंगा आपके कमेंट को। कमेंट सेशन में, लाइव वाले कमेंट में नहीं, वीडियो देखने के बाद जो कमेंट सेशन ओपन रहता है उसमें बताइएगा कि भाई नारियल के तेल में मछली लोग कहाँ खाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है चुनिए। मेरे दोस्तों, कौन सा कथन सही है? हाथी के बारे में शायद बोल रहा है यहाँ पे, तो कौन सा कथन सही है इसमें खोजना है। तो भैया कह रहे कि वयस्क हाथी 2 कुंटल से भी ज़्यादा, 2 कुंटल नहीं खाता एक दिन में, लगभग 1 क्विंटल खाता। ये बात बोला गलत। अत्यधिक भारी होने के कारण हाथी बहुत ज़्यादा आराम पसंद करता है। तो बहुत ज़्यादा आराम पसंद हाथी मात्र 2 से 4 घंटा ही सोता है, ये बात गलत है। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी का जो बच्चे का सामान्यतः लगभग वजन जो होता है वह 200 केजी होता है, ये बात तो सही बोला है। हमको क्या सही कथन चुनना था, तो हमारे लिए तो मिल गया भैया सी। और जिन लोगों ने सी किया सही जा रहा है। 9 से 10 घंटा सोने का काम हाथी का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, पेडागोजी का मेरे यहाँ ऑपरेशन होता है और मेरा जो क्लास चल रहा है ऑपरेशन वाली क्लास है, स्पेशल सी टेट वाले के लिए याद रखें। पेडागोजी का ऑपरेशन होगा और 100% आप लोग भी ऑपरेशन करना सीख जाइएगा 76 नंबर से। हाँ, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के बाद, पश्चात माने होता है बाद,
किया जा सकता है, माने पुनः चक्रण से प्राप्त फिर से कर सकते हैं। बताए कौन सा? क्या होगा आपका उत्तर? कह रहा है क्या? लोहे के कील को कर सकते हैं, कांच की बोतल को करते हैं, स्टील के मग को कर सकते हैं और गत्ते के डिब्बों को कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों पॉलीथीन बैग कभी भी दोबारा नहीं बना सकते, ये बात गलत मिला। प्लास्टिक का बोतल ये भी नहीं होता इसका, ठीक है। यहाँ पे चमड़े प्लास्टिक वाली बात कभी भी सही जाएगा ही नहीं और ना ही पॉलीथीन वाली बात सही जाएगा। तो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी में। चलिए ये आपका कूट है। छोले भटूरे बता दीजिए कहाँ का खाना है और नारियल डली हुई टेपियोका कहाँ का है। तो सारे को आप लोगों को मिलान करना है 75 नंबर का। चलिए मिलान कर लिया जाए। नारियल डाली हुई टेपियोका भाई केरल की बात करें और सरसों के तेल में अगर मछली की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आ जाता है। और नारियल के तेल में मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था गोवा में आता है, लेकिन कमेंट में जरूर बताएं तो बेटर होगा। और छोले भटूरे आपको पंजाब का खाना है तो उत्तराखंड इसमें आपका फाजल अलग से दिया था, उसको नहीं करना है, ठीक है। आप याद रखिए, इसको हटा करके बाकी सारे मिलान हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना है, स्क्रीनशॉट ले लिए रहते अगर आप नोट करना चाहते थे तो। चलिए प्रश्न कहता है पूरे ध्यान से करेंगे, मजेदार तरीका से करेंगे और ट्रिक से करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि भाई अब 76 नंबर आ गया है तो ऑपरेशन वाला क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। देखिए कैसे ऑपरेशन करना है आप लोगों को, पूरे ध्यान से करना है, क्योंकि भाई अगर इधर उधर चीरफाड़ हो गया तो रोगी जो है ना स्वर्ग सिधार जाएगा, है ना, माने क्वेश्चन स्वर्ग सिधार, आप समझिए। आइए करते हैं, आप लोग भी जरा लगे रहिए। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव करना है। क्या चीज के आकलन के लिए? रचनात्मक के लिए चुनाव करना है। क्या होगा आपका उत्तर? पूरे ध्यान से। तो तैरने और डूबने पर पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। मेरे दोस्तों कभी भी आज तक सही नहीं हुआ है प्रश्न उत्तर लिखना, इससे बच्चा बिना रटे लिख ही नहीं सकता है। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करना, माने देखेगा बच्चा कि कैसे डूब रहा है आदमी, कैसे तैर रहा है ताकि मैं तैर पाऊं, ठीक है। अवलोकन मतलब होता है क्या? देखना। तो बहुत अच्छी बात है ये क्रियाकलाप करना, ठीक है। लेकिन परिभाषा की और यहाँ पे व्याख्या करना ये बात 100% गलत है और यहाँ पे याद करने वाली बात है। तो मेरे प्यारे साथियों ये सब जहर का पुड़िया है। देखिए ऑपरेशन हुआ ना, ऑपरेशन के फलस्वरूप आपका उत्तर बी पर जा रहा है। अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करना है, आप घबराना नहीं है, क्योंकि सीटेट में जब तक हम हैं, जब तक मेरा चैनल है तब तक आप सीटेट में असफल नहीं होंगे। पूरे ध्यान से करें। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है क्या चीजों का? बताए क्या चीजों का प्रोत्साहित करता है? कला कौशल। तो कला कौशल से भाई सृजनात्मकता होती है। सहपाठी के साथ सीखेंगे, जब कला किसी को दिखाएंगे, जैसे कि रील बनाते हुए देखते हैं ना, सहपाठी लोग देखता है कि नहीं सीख करके, सहपाठी लोग आपका भाग लेता है कि नहीं। लेकिन अनुशासन की बात करें, ये जहर का पुड़िया है और समावेशन बहुत अच्छी बात है। तो आपका ऑपरेशन होने के बाद उत्तर आया डी पर। ऑपरेशन वाली क्लास है और ऑपरेशन होगा क्या चीज का? पेडागोजी का। भैया लाइक ठोकिएगा, दोस्तों को बुला लीजिए और बोलिए कि यहाँ पे चल रहा है फ्री में ऑपरेशन। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? बताएं। एक आवश्यक सूचना, कोई भी ऑनलाइन कोई भी चीज का खरीदारी जो कर रहे हैं नोट्स का ना करें। ऑनलाइन खरीदारी कोई भी नोट्स का ना करे। आप यूट्यूब पर जाए, बहुत सारे धुरंधर लोग हैं और तैयारियां करें। कोई भी किसी का भी नोट्स हो, कोई भी ग्रेट नहीं होता है भैया, इसलिए आप तैयारियां करें यूट्यूब पर जा करके। खरीदारी नोट्स का कभी ना करें, ठीक है। चलिए
इससे होता क्या है, मैं आपको इसलिए बोला कि नोट्स की यदि आप खरीदारियाँ करते हैं, इससे होता क्या है कि आप जितना नोट्स लेते हैं केवल उतना ही पढ़िएगा, बाकी आपको लगेगा कि वो सब नहीं पूछेगा। ये बात गलत है मेरे दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होता, इसलिए नोट्स की खरीदारी ना करें। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करेगा? बताएं। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों में चित्र एकत्रित करने के लिए कहेंगे। भाई मेरी बात ध्यान से समझे कि घरों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहेंगे, कहां से करेगा? ये बात गलत हुआ। विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कहां से करेगा? ये सबसे बड़ी बात होती है, चित्र का साझा करना। ये भी बात गलत हुआ। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभव सुनने के लिए कहना। ये बहुत अच्छी बात है। जब विद्यार्थी अपना अनुभव बताएगा तो अपने शब्दों में न बताएगा भाई, और जब कुछ बच्चा बताता है तो सुनना है आपको। देश के विभिन्न आश्रय एवं पावर पॉइंट कभी भी सही नहीं गया है और न जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भैया सी किया, सही जा रहे हैं आप लोग। अगले प्रश्न पर आइए। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण जो होता है, मेरी बात ध्यान से समझे, एकीकरण की बात जो होती है वह विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्यय एवं मुद्दों का होता है। देखिए, एकीकरण क्या चीज का होता है, मैंने आपको बार बार ये बताया था। सुनिए मेरी बात ध्यान से कि इस ऑप्शन को आप नोट करके रखें, ये हमेशा सेम का ही सेम आता है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, संप्रत्यय एवं मुद्दा। देखिए, एकीकरण इन्हीं चीजों का किया गया है। आप कहिए सर बाकी सारे ऑप्शन में इसमें कहाँ गलती है कि आप नहीं मान रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि बाकी तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन में समाहित है, मिला हुआ है। तो हम क्यों ना 4 मारेंगे भाई? ठीक है। अगला प्रश्न पूरे ध्यान से, मजेदार तरीका से लाइक जरूर ठोके, क्योंकि ऐसा क्लास मिलना बहुत ही भाग की बात है। ठीक है, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। तो जुलाई सीटेट जो लोग तैयारियां कर रहे हैं, चलिए जुलाई या आगे दिसंबर कभी भी होगा, गर्दा उड़ेगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? ये पेपर जो है 1 जनवरी का पेपर है। निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बताना है। क्या उद्देश्य है भाई? तो लैंगिक भेदभाव संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को संवेदनशील बनाना है ताकि कोई भी चीज से बच्चा क्या करे, घृणा ना करे या कोई भी चीज ऐसा ना करे जिससे किसी को आहत पहुंचे। ठीक है, लेकिन यहां बोला है कि सरल प्रारूप विकसित करना, आज जटिल कहां गया? ये भी बात गलत हुआ कि नहीं हुआ? और यहां देखिए उच्च प्राथमिक विज्ञान, तो हम लोग प्राथमिक स्तर के का पेडागोजी सोल्व कर रहे हैं, उच्च वाला क्यों मारेंगे? देखिए यही होता है पेडागोजी का ऑपरेशन। आसपास व्यवसायिक विकल्प, मेरे दोस्तों कभी भी व्यवसायिक आज तक न सही हुआ है और न इतिहास में होगा, बात समझे? तो आपका उत्तर ए पड़ गया। अगला प्रश्न पूरे ध्यान से बने रहे, लाइक करें, लाइक में कभी भी कमी ना करें। और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं, मैं सभी से कह रहा हूं, बाद में मेरा जो वीडियो देखते हैं लाइव में 7:30 शाम में नहीं आ पाते हैं, जो लोग बाद में वीडियो देखते हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दें, सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर करें। मैं सारे कमेंट को देखता हूं, ठीक है, और बताएं कि आपका 30 में कितना सही गया है। प्रश्न है कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन प्रारूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों, जैसे सुनिएगा कौन कौन भाग है, जड़, तना, पुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को परामर्श करने के लिए कहा। तो इस क्रियाकलाप की अभी कल्पना की गई है, बताएं। अनुभवात्मक सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, मेरे प्यारे साथियों कभी भी प्रोत्साहित वाली बात अभी तक तो सही जाता ही है, लेकिन अनुभव को प्रोत्साहित करना है बच्चों के, तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, आगे भी अच्छा बात बोलेगा, ध्यान दीजिए।
भोजन के समान संप्रत्यय सीखने को प्रोत्साहित करना, ये भी बात सही है। पाठ को अधिक आनंददायी एवं रुचिकर बनाना, ये भी बात सही है ना। विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोजने अनुमति देना, ये आपका खुले मन वाली बात गलत हो गया। तो सबसे बेटर है कि अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित दे रहे हैं आप, बच्चों के अनुभव को प्रोत्साहित करेंगे, ये सबसे बेटर बात हुआ। देखिए, तो ईवीएस को पेडागोजी कभी भी सोल्व करे ना, तो उसका पेडागोजी का ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन, जिसमें 2-3 ऑप्शन सही जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है उसको मारना है, क्योंकि पर्यावरण पेडागोजी अपने आप में हीरो पेडागोजी होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रुलाने का काम पर्यावरण करेगा, ईवीएस करेगा। हाँ, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? माने जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसके लिए आप ईवीएस कैसे पढ़ाएंगे? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बना करके किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दे करके, भाई कोई भी बच्चा हो, चाहे वह दिव्यांग बच्चा हो या अच्छा बच्चा हो या कमजोर बच्चा हो, किसी को अधिक समय नहीं देना है। ये बात माइंड में नोट करके रखें। किसी भी कार्य को भाग में बांटे और प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाए, भाई ये भी बात गलत हुआ। स्पर्शी, देखिए दृष्टिबाधित बच्चा है तो बच्चा छू करके पढ़ेगा, और छूना को क्या कहते हैं? स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री। स्पर्श माने होता है छूना, तो ये विधि बच्चा के दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सबसे बेटर माना जाएगा। अगला प्रश्न पूरे ध्यान से, घबराए नहीं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण करते हुए पाठ का यह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थी आकलन किया जाना चाहिए वह है, बताए आप आकलन कब करिएगा? पाठ के अंत में, गलत बात। पाठ के पहले ही, ये भी गलत बात। न अंत में करना है न पहले करना है, बीच में करना है, मतलब जिस समय में पढ़ाई हो रही हो। तो विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है शिक्षण अधिगम के दौरान। कौन होगा? तो शिक्षण अधिगम के दौरान, माने जब पढ़ाई हो रही है उसी टाइम में आपको आकलन करना है। जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं। आप अपने दोस्तों के पास शेयर किए हैं कि नहीं? आप लोग एक बार कमेंट में एक बार अंगूठा का निशान इस तरह से बता दीजिए कि आप अपने दोस्तों के पास कभी शेयर किए हैं कि नहीं मेरे चैनल को, वीडियो को। जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं एक बार अंगूठा का निशान जरूर दे, क्योंकि मेरा जो क्लास है वह रेगुलर चलेगा अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं। और काफ़ी लोग हैं ना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिए, क्योंकि भाई ये सीटेट एग्जाम नहीं, जॉब लेने तक आपको मैं हेल्प करने वाला हूँ। अगला प्रश्न है कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है, और आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? बताएं। अवलोकन कर रहे हैं, क्रम निर्धारण, जांच सूची, सहपाठी आकलन। क्या होगा आपका उत्तर? तो मेरी बात सुनिए, और क्या होगा आपका उत्तर? क्रम निर्धारण मापनी जो है वह अच्छा नहीं होता है, ना सही जाता है, ठीक है। केवल अवलोकन करने से भी नहीं हो पाएगा। सहपाठी, एक सेकेंड, सहपाठी आकलन से नहीं, सबसे बेटर क्या है? जब शीघ्र पुनर्निवेशन देना है ना, तो जांच सूची बहुत जरूरत हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जिन्होंने भैया सी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि क्या है? सीखने का आकलन का रहता है तो टीचर का जाता है सही, टीचर वाला ऑप्शन मारना है मेरी बात। और देखिए मैं पहले ही अपने थंबनेल में लिखा हूँ कि मेरे यहाँ क्लास ऑपरेशन वाली क्लास चल रहा है, और कभी भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है कि कभी भी का वाली बात आएगा, ये का वाली बात आएगा, सीखने का
तो का वाला बात में आंसर शिक्षक के बारे में मारना है। अगर के लिए रहेगा तो बच्चा वाला ऑप्शन मारना है। तो यहाँ क्या है का, तो शिक्षक वाला ऑप्शन सही जाएगा और शिक्षक वाला ऑप्शन आपका ए है। शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्र करे। ठीक है, सीखने का तो शिक्षक का, के लिए तो बच्चा के लिए, याद रखिए। और ये बात जिनको याद रहेगा कभी गलती जीवन में ना करिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए निम्न में क्या स्तर होगा? तो प्राथमिक तो आरंभिक बोलेंगे उसको, है ना। प्राथमिक में माध्यमिक नहीं होता है, मध्य नहीं होता है। बुनियादी बोलते हैं, जैसे कि जब घर शुरू करते हैं तब बुनियाद डालते हैं, तो उसको बुनियादी बोल सकते हैं ना भैया। तो आपका 66 का जो 86 का जो उत्तर जा रहा है ए और सी पर जा रहा है। एसी, गर्मी का मौसम आ गया है, एसी लगाइए, आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? अब भाई नोट करने वाली बात आ गई कि प्रक्रिया कौशल पहले है कौन, तो लिख लीजिए प्रक्रिया कौशल कौन कौन है। नोट करें सभी कोई। प्रक्रिया कौशल में आता है मानचित्र बनाना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना। परिभाषित कभी भी 100% सही जाता है, लेकिन परिभाषा गलत होता है। यहाँ परिभाषित है और परिभाषित 100% सही जाएगा। यही है मेरा ऑपरेशन वाली क्लास। परिभाषित सही जाएगा लेकिन परिभाषा गलत जाता है। तथ्यों का अनुस्मरण करना माने फिर से, लेकिन परिकल्पना जो सूची है वह प्रक्रिया कौशल में नहीं आता है। तो यहाँ आपका उत्तर नहीं वाला मारना था। ठीक है, चलिए। थीम पर्यावरण मित्र में निम्नलिखित में कौन सा उप थीम है? हम चीजें बनाते हैं, ये तो थीम के अंतर्गत आता है ना भैया। भोजन, जल, आश्रय, चीजें बनाते हैं, सब थीम है। लेकिन उप थीम की बात करें तो कार्य और खेल जो है वह उप थीम में आ जाता है। उप थीम 4 है, थीम 6 है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से करें। थीम उप थीम का वीडियो मैं तुरंत ही डाला है, आप लोग जरूर जा करके देखिए, उसको शॉर्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? मृदा में प्याज को बोने के लेकर फसल काटने तक के कौन से चरण हैं? सृजनात्मकता माने बच्चा निर्माणकारी वाला प्रश्न बताना है। किस अवसर क्वेश्चन का ऑप्शन में बच्चा सृजन वाला बात कर रहा है, बताए। तो भाई फसल काटने से बोने तक उसमें क्या सृजन करेगा बच्चा? कुछ निर्माण करेगा का? नहीं ना करेगा भैया। तो ये बात गलत हुआ। हाँ, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हाँ भैया, कदम उठाना क्या है, इसके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ निर्माण करिएगा। सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जाएगा, बी पर गया, सॉरी। और आज का लास्ट प्रश्न है, आप लोगों का मैं टाइम बता दूं, 31वां मिनट चल रहा है मेरे स्क्रीन पर और आप 31 मिनट में मात्र 30 प्रश्न किए हैं, और वो भी ऑपरेशन के साथ। मैं अधिक समय भी नहीं लेता हूं, अधिक प्रश्न कराता हूं। 30 प्रश्न में आपका कितना सही गया कमेंट करके बताएं। विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन सीखने का गत्यात्मक तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है समग्र क्रम निर्धारण मापड़ी के द्वारा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सुन लीजिए, कभी भी सही गया ही नहीं है ये बात। क्रम निर्धारण पेपर पेंसिल अभी तक कभी सही गया है और न जाएगा, इतिहास गवाह है भाई। मौखिक परीक्षा होगा कि विश्वसनीय आकलन के द्वारा, तो सबसे बेटर होगा विश्वसनीय आकलन करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन का जवाब विश्वास के साथ। आपका अगला प्रश्न ध्यान से समझे। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर का आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ते रहता है? बिल्ली है, गिलहरी है, सांप है, बाघ है। तो कौन से जानवर है जिसके जो दांत होते हैं वह पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहता है? चलिए, जिन लोगों ने भी किया आप सही जा रहे हैं, लेकिन आप उत्तर कभी भी नंबर दे करके दिया करें, क्योंकि किसी का नेटवर्क अगर स्लो है तो आंसर आने में लेट लग जाता है। ठीक है,
चलिए, जिन्होंने बी किया सही है, गिलहरी होता है, एक चूहा भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता को पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडा देती है, ये तो बात सही बोला भैया, तो ये यहाँ सही जा रहा है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है, बोले तो नर मक्खी कोई काम नहीं करता है, उसका एक ही काम है दोस्तों, वह क्या करना, संतान बढ़ाने का काम है। ठीक है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, ये बात गलत बोला। केवल कौन से अंडा देते हैं भैया, रानी मक्खियाँ। चलिए, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर के आती है, ये तो बात सही बोल रहा है। तो आपका उत्तर हुआ 1, 2 और 4। जिन लोगों ने किया सी, सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग नंबर दे करके उत्तर दिया करें। उसके पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप तो चलाते होइएगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, शेयर करके अपने दोस्तों को बुला लीजिए, और अभी तक लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं जिन लोगों ने, कर लीजिए, क्योंकि सीटेट में नैया पार हम ही लगाएंगे। और जो सीटेट निकल जाएगा आप लोगों का, तो सीटेट के बाद भी जब जॉब लगानी हो तो जॉब वाली पढ़ाई भी मैं ही कराऊंगा आपको। जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक मेरे यहाँ आप जुड़े रहे, और गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, आप रेगुलर 7:30 पर आते हैं, डेफिनेट रूप से आपका सीटेट या आगे भी जो जॉब लेने वाली एग्जाम होने वाली है, सारे एग्जाम निकलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों को करते हैं। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उसका वन भूमि उनमें होने वाली उपज का पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट बता दीजिए कौन सा एक्ट है जिसमें आप 25 साल तक रहेंगे तो वहाँ का जमीन भी आपका होगा, और उससे जमीन से उगने वाला प्रत्येक चीज आपका होगा। तो वन अधिकार अधिनियम जो है 2007, जिन लोगों ने किया, आप सही जा रहे हैं। चलिए, आपका उत्तर ए पर चला गया। झूम की खेती के बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी है कि झूम की खेती जैविक खेती है, काटदग्ध खेती होती है, या कीटनाशक सीमित उपयोग है, या रासायनिक खाद सीमित उपयोग है। तो मेरी बात ध्यान से समझे, झूम की खेती जो है वह सीमित वाले ऑप्शन तो कभी करना ही नहीं है, और कीटनाशक रासायनिक वाला खेती होता ही नहीं है, सबसे पहली बात। और जैविक खेती भी नहीं कहते हैं उसको, काट एवं दग्ध खेती कहते हैं, मतलब कि काटना और जलाने वाली खेती कहते हैं इसको। चलिए, जिन लोगों ने भी किया, सही जा रहे हैं, रास्ते पर हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को पता है रोनाल्ड रश के बारे में। रोनाल्ड रश ने 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए मिला था। कौन से मच्छर के लिए? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, प्लेस पशुओं से फैलता है, बताइए। तो रोनाल्ड रश को, चलिए जिन लोगों ने यहाँ किया मलेरिया, सही जा रहे हैं, मलेरिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि सिनकोना के पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है? पूरे ध्यान से करें जवाब को। जड़, छाल, पत्ते, बीज, क्या होगा आपका उत्तर? आपका उत्तर हुआ छाल। जिन लोगों ने भैया बी किया, सही जा रहा है, आप लोग रास्ते पे हैं। यहाँ पे मेरा जो बैच है, मेरा बैच का स्पेशल नाम है, उस नाम को जान लीजिए, ऑपरेशन वाली क्लास चलता है मेरे यहाँ। कोई भी पेडागोजी है उसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, ऑपरेशन वाली क्लास करना है तो मेरे यहाँ आना पड़ेगा। प्रश्न कहता है कि सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? कितने जहरीले दांत होते हैं? तो 2 जहरीले दांत होते हैं, खोखले, और उसको हम कहते हैं विष दंत। बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने 67 का बी किया, सही जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान से, कहता है कि निम्नलिखित में भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो भारत में 4 प्रकार के जहरीला सांप होता है, मैं उसका नाम बता देता हूँ। नाग, करैत, दुबैया, अफैया। अफैया दुबैया बोलिए या दुबैया अफैया बोलिए, ठीक है। नाग, करैत, दुबैया, अफैया, ठीक है। उसके आगे जो भी होगा तो करैत जहरीला होता है, हटाइए। दुबैया आपका, अफैया जहरीला होता है, हटाइए, है ना।
दुबैया आपका जहरीला होता है, तो पाइथन जो है ना, अजगर जो है वह जहरीला नहीं होता है दोस्तों। आपका उत्तर सी हो जाएगा, और जिन लोगों ने सी किया सही जा रहे हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिनमें खाद बनाने में उपयोग होता है फीता कृमि का, जोंक का, केंचुआ का, अंकुश कृमि या उसको कहते हैं होकर वर्म का। तो क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट में कभी भी खेती जो होता है, याद रखिए केचुआ जिन लोगों ने किया सही जा रहा है भैया, वर्मी कंपोस्ट केचुआ के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पूरे ध्यान से करें, मजा आएगा। भेड़, ऊंट, बकरी, एल्फेका। क्या होगा, पश्मीना एक प्रकार की बकरी की नस्ल होती है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर रह सकती है, -40 डिग्री सेल्सियस पर रह सकती है। ये लद्दाख में ये जानवर मिलते हैं, जानवर नहीं होता है बकरी, ये लद्दाख का बकरी है, ठीक है। इससे शॉल भी बनाया जाता है, आप लोग को पता है। चलिए अगला है कि आधे अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलता है, क्या फैलता है जी? CO, CO2, SO2, NO। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं उसको। बताए कौन सा उत्तर होगा। चलिए आधे अधूरे जो जब जानवर सॉरी क्या लिखा हुआ है, आधे जले जीवाश्म ईंधन से फैलता है। या जीवाश्म ईंधन हो या आधे अधूरे जलावन जो जला होता है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है मेरे दोस्तों। आपका उत्तर ए पर चला गया। एक सेकेंड, अगला प्रश्न है, कहता है कि पेड़ में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? कभी भी कहेगा, एक मान लीजिए पाइप है, इसमें एक संकीर्ण नली हम बना देते हैं, ये हम नली बना दे रहे हैं, और इससे जब पानी गुजरेगा मेरे दोस्तों, इससे जैसे ही पानी गुजरेगा क्या होगा, इससे बूंद बूंद करके पानी पौधे के जड़ों में जाएगा। क्या होगा, पौधे के जड़ों में पानी बूंद बूंद करके गिरेगा, और इससे इस सिंचाई को क्या कहते हैं? तो ड्रिप सिंचाई कहते हैं। बूंद बूंद गिरना को क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई। चलिए जिन लोगों ने ड्रिप सिंचाई किया सही जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए आप सभी। कोई प्रश्न कहता है, ध्यान से करिएगा, एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा कीट को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कसकूटा पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, घटपर्णी पौधा। बताए कीटों को जाल में फंसा करके खा जाता है, उसका नाम है कौन सा? नागफनी। और नागफनी को क्या कहते हैं आप लोग को पता है? घटपर्णी। बहुत अच्छी बात है, नेफेंथिस इसको कहते हैं। ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, आप लोग को पता है। और भारत के बाहर कहे तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना, वर्षा के पानी को संचयन करना। तो भविष्य के लिए यदि वर्षा के जल को आप इकट्ठा कर ले रहे हैं, पानी को इकट्ठा कर ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं वर्षा के पानी का संचयन करना। जिन लोगों ने डी किया सही जा रहा है, आप लोग रास्ते पर है। चलिए ऑपरेशन वाली क्लास है, अब ऑपरेशन शुरू होगा 76 नंबर से पेडागोजी का मेरे यहाँ। और एक बार सीटेट बैठे और निकाले, क्योंकि सीटेट के बाद भी जॉब लेने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा अब, ठीक है। उसको सुपर टेट कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन से रोग मच्छर से फैलता है? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। देखिए मच्छर से मात्र निमोनिया नहीं फैलता है, निमोनिया पानी के वजह से फैलता है। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो होता है वह पानी से फैलने वाला रोग है, मच्छरों से फैलने वाला रोग है। तो जिन लोगों ने भैया यहाँ सीख किया सभी, जब सभी का सही जा रहा है और नंबर दे करके उत्तर दिया करे तो अच्छा लगेगा क्लास को।
करने में, ठीक है। अब ये आपका पेडागोजी है, पेडागोजी का यहाँ ऑपरेशन होता है, मैंने आपको शुरुआत में बोला। और ये देखिए कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, घबराए नहीं। सबसे पहली बात, लॉन्ग क्वेश्चन को प्रेम से करें और प्रेम से उसको चीर फाड़ करें, ठीक है। प्रश्न कहता है कि विद्यार्थी केंद्रित, बोले तो बाल केंद्रित कक्षा विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित में कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है, बताएं। सीखने को सुनिश्चित करता है तो कौन सी बात प्रस्तावित करता है? ऑप्शन बोला है शिक्षक निर्देश देता है। मेरी बात ध्यान से समझे, आज तक न कभी निर्देश वाली बात सही हुआ है और ना होगा, और बच्चा उसका पालन करे तो भैया शिक्षक के निर्देश का अगर पालन कर लिए तो सीधी सी बात है कि बच्चा जो है वो कड़ी अनुशासन में है, इसलिए ये बात गलत हो गया। लिखा हुआ भी है अनुशासन। चलिए, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और श्याम पट पर प्रश्न उत्तर लिखता है और विद्यार्थी से उन्हें लिखने को कहता है। अगर श्याम पट पर कोई प्रश्न लिख देते हैं और बच्चा उसको लिख रहा है तो समझिए कि क्या हो रहा है आपके क्लास में, तो नकल हो रहा है, फोटो स्टेट हो रहा है। तो ये भी आपका बात गलत हो गया। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है। बहुत अच्छी बात है कि अवलोकन करे, खोज करे, अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित कर पाए। तो भाई बच्चों को अवसर देना बहुत अच्छी बात है और सीटेट इसको बहुत बेटर मानता है। यहाँ पे लिखा है कम से कम, ये लास्ट में गलत किया है, तो सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन मिला वो सी मिला, पता है ना। यहाँ पे पेडागोजी का ऑपरेशन होता है, ऐसे ही हम करेंगे ऑपरेशन और आप लोग भी कीजिएगा। कोई दिक्कत हुआ क्या इतना बड़ा प्रश्न में? नहीं होगा और ना होने देंगे। प्रश्न कहता है 7:30 रेगुलर आया करे और लाइक करे। अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे, शेयर जरूर मार दीजिए। प्रश्न कहता है, आइए, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल खेलते हैं उसके अनुभव साझा करने के लिए कहते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? खेल से संबंधित नियम की समझ विकसित करना, खेल से संबंधित मूल्यों को विकसित करना। देखिए, कभी भी नियम सही जाता ही नहीं है, नियम कभी भी गलत जाता है सीटेट के लिए। खेल से संबंधित मूल्यों का विकास, और इसमें है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे लड़का लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर, टीम भावना। देखिए, इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता है। लड़का हो या लड़की, सभी के लिए समान खेल हो सकते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। क्षमता वाली बात कभी भी गलत होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त होगा? व्याख्या विधि। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, समझ लीजिए ध्यान से कि कभी भी आज तक सही हुआ ही नहीं है व्याख्या विधि। चौक तर्क विधि का दूसरा नाम है पेपर पेंसिल, जिसको मैं हमेशा गलत काटता हूं और काटूंगा, ठीक है। चलिए, जांच आधारित परीक्षण और जगमग पद्धति, ये क्या होता है जगमग वाली पद्धति? तो ये भी बात गलत हुआ। तो जांच आधारित शिक्षण सबसे बेटर, यहाँ सी पर चला गया। आइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। आप सभी कोई कहता है कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। आप एक टीचर है तो आपको पता है कि क्षेत्र भ्रमण से कितने बच्चों को फायदे होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? बताएं। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना। मेरी बात ध्यान से समझे, यहाँ पे क्या लिखा है? ईवीएस शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय बोले तो नज़दीकी भ्रमण, तो नज़दीकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है नज़दीक किसी स्थान पर जाना, बोला है कि नहीं?
क्षेत्रीय भ्रमण माने क्या, नज़दीकी, और नज़दीकी की बात आपका ऑप्शन नंबर ए में किया है। लेकिन दूर दराज मारेंगे क्या, नहीं दोस्तों, नज़दीकी स्थान पर जाना, किसी नज़दीकी स्थान पर जाना, तो सबसे बेटर तो नज़दीकी वाली बात तो कर दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में कर दिया है। अपनी पसंद की जगह पर जाना, भाई सेल्फिश वाली बात आज तक कभी सही नहीं हुई है, अपना पसंद से नहीं ले जाना चाहिए। बच्चों से पूछिए कि बच्चों को कहाँ जाने का मन है, तो अपनी पसंद से ना ले जाए। तो आपका उत्तर सबसे बेटर जो जा रहा है वह ए पर जा रहा है। चलिए ध्यान से करें क्लास को, चलिए मज़ा आने वाला है क्लास। कहता है क्या कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा, बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उसके निर्देश का खुशी खुशी पालन करते हैं। भाई कभी भी निर्देश वाली बात करे, बच्चा खुशी खुशी टीचर के निर्देश का पालन नहीं करता, वो जबरदस्ती हो जाती है, अनुशासन वाली बात हो जाती है। चलिए अनुशासन का संचालन करना, यहाँ भी भाई वही बात बोल रहा है अनुशासन का, तो इसको भी हटा दीजिए तो बेटर होगा। चलिए बच्चे को क्या करना है, अवलोकन करवाना है, अन्वेषण करना है, प्रश्न पूछेगा, क्रियाकलाप करेगा, इससे बच्चा क्या करेगा, अवसर मिलेगा बच्चों को। चलिए यहाँ पे लिखा है पाठ्यपुस्तकों तथा बेहतर से समझने के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करना, तो कभी भी किताबी ज्ञान से बच्चों को दूर रखना, ये बात गलत बोला। तो जिन लोगों ने भैया सीखिए सही जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, रेगुलर बने रहे, आप लोग घबराए नहीं। प्रश्न कहता है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। भैया वंश वृक्ष होता क्या है, आपको पता है कि कोई भी एक वृक्ष होता है, उसके बगल में छोटा सा वृक्ष होता है, तो उसी का ना वंश हुआ, तो उसी को कहते हैं वंश वृक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई केला का थम है, तो केला के थम के बगल से ही एक केला का थम निकलता है, इस प्रकार से निकलता है कि नहीं निकलता है, तो उसको क्या कहेंगे, वंश वृक्ष कहेंगे। इससे क्या होता है, अनेक पीढ़ी उसका बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं वंश वृक्ष। तो संयुक्त परिवार उसके संबंध के बारे में परिवार वाली बात नहीं है, यहाँ वृक्ष के बारे में, यह केवल निकटवर्त, ये भी परिवार वाली बात हो रही है, या केवल दादा दादा नाना नानी, ये सब होगा ही नहीं मेरे दोस्तों। आपका उत्तर सबसे बेटर है कि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बताना ही वंश वृक्ष कहलाता है। इस सबसे बेटर आपका उत्तर क्या होगा, अनेक पीढ़ी। जैसे मैंने आपको बोला कि बगल में एक केला का पेड़ निकल जाता है काटने के बाद, तो उसको क्या होगा, आपसी संबंध है या नहीं अनेक पीढ़ियों का। चलिए आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, थोड़ा सा कमेंट में जवाब जरूर दे, कमेंट में जवाब जरूर करें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है क्लास। कमेंट में एक बार अंगूठा दिखा करके सभी को बता दीजिए कि क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। हाँ, कभी भी नंबर दे करके उत्तर दिया करें। और मेरे यहाँ मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग अंदर से मोटिवेट रहे, घबराए नहीं, अच्छा होगा, बेटर होगा। चलिए ईवीएस में आकलन का संकेतक है, आकलन का संकेतक क्या है, पूरे ध्यान से चर्चा करना, स्मरण करना, रटने वाली बात आज तक कभी सही नहीं हुआ है। कथन देना मेरे दोस्तों, एक सेकेंड थोड़ा सा मार्कर चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्मरण वाली बात गलत है। उसके बाद कथन देने वाली बात भी सही नहीं जाता है, सूची बनाने से भी बेटर नहीं होगा। सबसे बेटर क्या होगा, तो चर्चा करना। क्या होगा, चर्चा करना। तो जिन लोगों ने चर्चा किया उसी, देखिए अब नोट कैसे बनाएंगे आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। इसको नोट करना है, ठीक है, कि आकलन का संकेतक में लिख करके लिख लीजिएगा। चर्चा करना जो होता है आकलन का संकेतक कहलाता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं न है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि कक्षा 3 के विषय में मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। देखिए मेरी बात
आप नोट करते चलेंगे तो कुछ आपको आगे चल कर के कोई दिक्कत नहीं होगा। ये रेखाचित्र उनसे अपने घर का रेखाचित्र बनाने के लिए कहेंगे। रेखाचित्र बनाने से क्या होगा, मानचित्र बन जाएगा क्या? मान लीजिए घर का आप अपना डिजाइन बना रहे हैं, रेखाचित्र बना रहे हैं, तो क्या आप मानचित्र पढ़ा लिए, मैप पढ़ा लिए? ये बात तो गलत बोला। उसने उसके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए कहना। सबसे बेटर है कि बच्चा 1 to 5 का है और रोज अपने घर से स्कूल जाता है, और इसीलिए उसको क्या करेंगे, हम घर से स्कूल जाने का रास्ता का कहेंगे बना करके बताओ कि कैसे आते हो घर से स्कूल। ये जरूर करिए आप लोग जब टीचर बनिए तो। चलिए, आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, एक सेकेंड। एक शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों को पशु उपथीम पढ़ाना है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, बताएं। आपको क्या पढ़ाना है मेरे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझे। आप एक टीचर है और आपको पढ़ाना है क्या, पशु। तो पशु पढ़ाना है तो पशु मिलता कहाँ है? तो आपके माइंड में दौड़ गया होगा कि सर पशु जो मिलता है वह जू में मिलता है, चिड़ियाघर में मिलता है। तो चिड़ियाघर वाला ऑप्शन आप आसानी से करें। कोई भी अगर आपको रोके टोके उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि पशु पढ़ाने के लिए सबसे बेटर है कि विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव देना, तब न समझेगा कि जिराफ क्या होता है। ऐसे ही बोल दिए जिराफ है, देखो भाई जिराफ में निकल जाएगा, लेकिन जिस दिन देख लिया बच्चा तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जीवन भर के लिए याद होगा। अगला प्रश्न, डब्ल्यू ब्यूमेंट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायता करता है। नीचे दिए गए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित करना है। सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से समझे, क्या करेंगे। सबसे पहले अगर किया जाए तो प्रेक्षण करेंगे, और प्रेक्षण करने के बाद कोई भी अगर आप प्रेक्षण करते हैं तो बच्चों से आप प्रश्न पूछिए, और जब प्रश्न पूछ लीजिएगा तो परिकल्पना को प्रस्तावित करिए, और जब परिकल्पना प्रस्तावित हो जाएगा तो बच्चा कुछ न कुछ अनुमान लगा लेगा, और जब अनुमान लगा लेगा तो अनुमान का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी बात हो जाती है, और लास्ट में परिणामों को अंकित कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, और आपका निष्कर्ष निकल जाएगा। तो आपका जो उत्तर जा रहा है डब्ल्यू ब्यूमेंट के हिसाब से डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो ज़रूर कहे, कमेंट सेशन में बोले। चलिए, प्रत्येक लोग कमेंट जरूर करें कि मेरा 30 में कितना नंबर आया है, ज़रूर कमेंट करें सभी कोई। प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों को जैविक विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है, बताइए कौन सा युक्ति अच्छा है। चलिए, ऑप्शन बोला है यहाँ पे, पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें और लेख पढ़ने के लिए देना। हाई लेख पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, बच्चा ऐसे ही पुस्तक से भागा रहता है, उसका मन जो है ना किताब की दुनिया से, किताब उसको काटने दौड़ता है। ठीक है, ये बात गलत हुआ। प्रवासी पक्षी के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। यहाँ पे क्या करना है, जैव विविधता के बारे में अनुभव देना है। तो केवल प्रवासी पक्षी क्यों, हमारे अगल बगल का पक्षी का वो आपका दुश्मन है क्या? तो ये बात गलत बोल रहा है। पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। मैंने आपको बोला जानवर पढ़ाइए या पक्षी पढ़ाइए। आप लोग बच्चों को कहाँ ले जाइए, अभयारण्य में ले जाइए, चिड़ियाघर में ले जाइए। इससे बच्चा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अच्छा से सीखता भी है। आई भाषण देने से कुछ हुआ है और ना होगा, नेताजी नहीं बनना है। आपका उत्तर क्या गया, सी पड़ गया। अगला प्रश्न पूरे ध्यान से होशो हवासों में करना है। आदिति एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा में
शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसके शिक्षकों को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उसे अतिरिक्त समय दें। चाहे कोई भी बच्चा हो, जो आपको कितना भी अच्छा लगता हो, लड़का हो या लड़की, उसको अतिरिक्त समय नहीं देना है, नहीं तो जॉब में आने के बाद जॉब खो सकते हैं आप। स्नेह देना माने प्यार देना, किसी भी बच्चा को पर्सनली प्यार नहीं देना है तो सभी को, और नहीं तो जॉब फंस सकता है। उसकी कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, किसी को भी अतिरिक्त दायित्व नहीं देना है बच्चा को, तो होगा उसके लिए विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। अब भाई विशिष्ट क्यों करेंगे, क्योंकि होनहार विद्यार्थी है तो उसके लिए उसका जिज्ञासा पूर्ति कैसे होगा, तो उसके लिए विशिष्ट कोई सामग्री देंगे तो उस बच्चा का जो होगा वह जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने डी किया, सही जाते हुए आप लोग रास्ते पर चल रहे हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, बताए। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। पर्यावरण अध्ययन में आता है विज्ञान, इसको नोट कर ले, यही आंसर आएगा, कभी नहीं बदलेगा। सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा संबंधित मुद्दे और सरोकार। चलिए, एक बच्चा है, सुनिएगा। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक का उत्तम विधा मानी जाती है। कौन से नाटक चुनने के लिए सबसे उचित होगा, बताए। माने जो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है उसके लिए नाटक चुनने के लिए उचित कौन सा होगा, बताए। कैसा नाटक चुनिएगा, तो पारंपरिक नाटकीय विद्याएं बालक के विषय वस्तु को जोड़ने में सरल करता है, बात तो सही बोला। पारस्परिक क्रिया, क्या बोला, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, यह भी बात सही है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अनुभव अभिनय पसंद करते, ये बात गलत बोला। जो बच्चा धीमी गति से सीखता है ये जरूरी नहीं है कि वो अभिनय पसंद करेगा, तेज गति वाला भी करता है भैया। तो यहाँ भी गलत हो रहा है, तो आपका उत्तर 1 और 2 सही जा रहा है। आज का लास्ट प्रश्न है, पूरे ध्यान से करे, पूरे मजे से करे क्लास को, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु और मुद्दों को याद करने में कभी भी आज तक सही हुआ है और न होने वाला है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करना आज तक कभी सही हुआ है और ना होने वाला है, ठीक है। यही है मेरा पेडागोजी का ऑपरेशन वाली क्लास, पता चल रहा है ना। सभी संसाधन के द्वारा ज्ञान की रचना करने में अच्छी बात है, लेकिन मेरे दोस्तों पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरकार के प्रति प्रतिक्रिया देना, भाई विषय बोले तो किताबी ज्ञान हो गया, तो सबसे बेटर जो आपका उत्तर है वह सी पर जा रहा है। जिन लोगों ने सी किया सही जा रहे हैं आप लोग, अच्छा है। और आज का क्लास यही था आपका, और आप लोग रुकिए, मेरी बात ध्यान से सुन करके सभी कोई जाए। आज का जो मैंने पेपर कराया फिर से सुनिए, इस पेपर में 3 जनवरी 2022 का पेपर कराया और 30 में आपका कितना नंबर आया है ज़रूर कमेंट करें। और मेरा जो क्लास है वह कभी भी क्लास का नाम ऑपरेशन वाली क्लास रहेगा, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर से आप जुड़ भी सकते हैं, कोई परेशानी हो तो मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैसेज करें तो बेटर है, ठीक है। चलिए तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक करके जाइएगा। और काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनके लिए है क्या कि भैया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। हाँ, और अपने जो भी दोस्त है ना, अपने दोस्त को ज़रूर जोड़िए, उनको भी बुलाइए, क्लास करवाइए और 7:30 पर शामिल कीजिए, अपने फ्रेंड को ज़रूर शामिल करिए। बस यही सहयोग करना है, आप लोग हमको ये सपोर्ट करें, सहयोग करें, तो मैं आपको और बेटर प्रोवाइड कराऊंगा। डेफिनेट रूप से आपका सीटेट निकलेगा, और आगे जब सीटेट निकलेगा उसके बाद जॉब के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका भी तैयारी मैं बेटर कराऊंगा और एक बार में आपका निकलेगा, जॉब लगेगा।
तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।